वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक शानदार सेशन। और आइए स्टार्ट करते हैं आज ये लॉकडाउन प्रैक्टिस क्लास नंबर 22। इससे पहले की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1। आप रात को सिनेमा देखकर आ रही हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ये एक पुलिस एप्टीट्यूड का प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश पुलिस तथा उत्तर प्रदेश एसआई के लिए। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन आपसे कहता है आप गुंडों से कहते हैं कि वहाँ से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहें। ऑप्शन नंबर 2, आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 3, आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जा सके। ऑप्शन नंबर 4, आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हैं। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्यों है उसका रीजन समझिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बेहतर आंसर है, क्योंकि आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं, यही आपका कर्तव्य बनते हैं। और वैसे भी आपका दायित्व है वो है जनता की सेवा करना। आई होप कि ये चीज़ बढ़िया से आप सीख और समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। विषम को ढूंढेगा। कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग और मिजोरम। देखिए, कोहिमा, ईटानगर और शिलोंग ये तीनों राजधानियां हैं। मिजोरम एक राज्य है, इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन, यदि ए जमा के लिए कहता है, बी घटा, सी गुणा तथा डी भाग को प्रदर्शित करता है या फिर दर्शाता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? देखिए 4, ए का अर्थ क्या है? जमा करना, जमा बोले तो प्लस, फिर आता है 3, 3 के बाद बी का अर्थ, ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। बी का अर्थ क्या है? घटाना, तो घटाना, फिर आएगा 3, फिर ए आया, तो ए के लिए क्या है? जमा करना, फिर आया 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऐसे करके कह सकते हैं 4 और 2 कितना हो गया? 6, इसलिए आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये इक्वेशन बहुत बढ़िया से क्लियर होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार के समान हैं। इन 4 समूह का विश्लेषण कर उस समूह को पहचानिए जो 3 के समान नहीं है। अब एक चीज़ समझिएगा, जेड 26 पर आता है, एक कम किया 25, सिर्फ यहीं पकड़िएगा। अभी पहले और तीसरे में -1 -1, लेकिन इस वाले में क्या हुआ? +1 हुआ। 1 + 1 = 2, इसलिए आंसर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ये कैसा होगा? विषम होगा, बाकी सभी कैसे होंगे? सम होंगे। पहले तीसरे में सभी में क्या चल रहा था? -1, लेकिन यह क्या हो गया? प्लस का 1, तो इसलिए हम किस वाले के साथ चले जाएंगे? +1 वाले के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बच्चे ब्लड रिलेशन को, जबकि होता नहीं है। देखिए मैं बना रहा हूँ, डिपेंड करता है स्पेस के ऊपर। एक्स तथा वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, तो ये रहा जेड, और जेड के 2 बच्चे बना दो, एक्स और वाई। यदि जेड एक्स का पिता है, जेड जो है वो पिता है किसका? एक्स का, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। जब वाई जेड का पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री होगा। तो वाई और जेड में क्या संबंध है? जेड और वाई में जो संबंध होगा वो होगा पिता और पुत्री का। कौन सा होगा? पिता और पुत्री का। बाकी सभी कैंसिल, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि ये चीज़ बढ़िया से क्लियर होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, वीडियो को एक बार स्टार्ट से पुनः देखें। अगर फिर भी समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन हमें दी गई है कि प्लस तथा डिवाइड को और 2 व 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य होगा? देखिए मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, वाई ऑप्शन और डायरेक्ट ऑप्शन, दोनों चीज़ों में अंतर होता है। क्या करना है? ये डिवाइड है, इसे बना दो प्लस, यही तो कहा है ना। और 2 को बना दो 4, 4 को बना दो 2, 2 + 4, यह क्या हो गया? डिवाइड 3, और बराबर 4 को कितना करना है? 2। एक चीज़ याद रखो, कभी 3 से 4 को भाग लग के कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया कैंसिल। समझ में आया ना? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। 1 छोड़ दिया, अब आते हैं 2 की तरफ। 4, 4 भाग कितना? 2, प्लस कितना? 6, बराबर कितना? 8, 2 से भाग दिया, 4 को कितनी बार गया? 2, 2 + 6 कितना हुआ? 8, 8 बराबर किसके आ गया? 8 के, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी।
सो आई होप सभी चीज़ें क्लियर होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम और श्याम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 99% आई गारंटीड कि बच्चे गलत कर जाते हैं। ये आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि 99% बच्चे इसे गलत कर जाते हैं। सिर्फ 1% बच्चे वो होते हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं और बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, वही इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। यानी कि जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लगे होते हैं वो सही करते हैं, और वो बच्चे कितने परसेंट, 1%, 99% गलत। तो आप उस गलत में शामिल ना हो, इसलिए आज मैं इस क्वेश्चन को एक बेहतर तरीके से सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए। क्या है, राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। राम की जो छाया यानी कि परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी। जब भी दाईं और बाईं की बात आए तो ऐसे करके सिंबल बनाएगा, जब भी दाएं और बाएं की बात आए तो ऐसे करके बनाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ और ये होगा ये वाला, ऐसे करके बनाएंगे तो एक दूसरे की तरफ फेस कर लेंगे। क्लियर, यानी कि उत्तर और दक्षिण का ही फेस होगा 100%, कभी भी पूर्व और पश्चिम नहीं बन सकता, क्योंकि दाहिने और बाइने की बात हो रही है। उसने क्या कहा, राम की परछाई श्याम के दाहिने पड़ रही थी, तो राम के कहाँ पड़ रही होगी, बाएं पड़ रही होगी। और जब राम के बाएं पड़ रही होगी तो राम कहाँ देख रहा होगा, उत्तर की ओर, और श्याम कहाँ देख रहा होगा, दक्षिण की ओर। सो आई होप ये चीज़ बहुत बढ़िया से क्लियर होगी। जब भी सुबह का समय हो तो दक्षिण दाएं होता है और उत्तर बाएं होता है, शाम का समय होता है तो दक्षिण बाएं होता है और उत्तर दाएं होता है। ये चीज़ें बढ़िया तरीके से याद रखेगा। अब इसने मांगा है श्याम किस दिशा में देख रहा है, तो श्याम किस दिशा में देखेगा, दक्षिण दिशा में। ये है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि 3 वर्ग हैं, पति पत्नी और परिवार के बीच के संबंध को प्रदर्शित करना है। ये कदापि नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। ये परिवार है और ये परिवार में एक पति है और एक पत्नी है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चंस बनता है तो आज से स्टार्ट कीजिए। ये आज का दिन है, ये कल का दिन है, ये परसों का दिन है, ये शनिवार का था तो ये रविवार का हुआ, तो आज क्या हो गया, मंडे। मंडे के बाद कल का दिन हो जाएगा ट्यूसडे, और नेक्स्ट दिन ये वाला जो हमारा होगा वो होगा वेडनेसडे, और वेडनेसडे बोलते हैं तो यानी कि बुधवार। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। ये हो गया बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज आपके लिए मैं एक क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसका सही आंसर भी बता देता हूँ क्या है। इसका आंसर आपको वीडियो को जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है, यानी कि अगर ऐसे है, इतना है तो कैसे है। क्लियर, ये चीज़ें समझ में रखिएगा, क्योंकि अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, और टाइम पास कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। धक्का प्लेट आपकी झुक झुक चलती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम थोड़ा सा धक्का लगा के आगे बढ़ा देंगे। आई होप कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अगर आप एक वास्तव में ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका आंसर जरूर डिटेल में आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका 581 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आता है तो सही हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लेकिन डिटेल में सोल्यूशन जरूर बना के दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वन, खाली स्थान को भरिएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और किस प्रकार से कह रहा है। ये सी है, 3 पर है, +4 किया तो कितना हो गया, 7। अब ये 10 है, 10 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और 14 हो जाएगा, तो इन सबको हटा के रख दो। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमसे कहता है कि लोलक की गति आवधिक गति के नाम से जानी जाती है। लोलक की गति को कौन सी गति कहते हैं, आवधिक गति। तो घड़ी के जो हाथ होते हैं उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। कौन सी गति होती है वो, वृत्तीय गति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में परफॉर्मेंस बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तखें और 2 बत्तखों के, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तखें हैं और 2 बत्तखों के बीच में एक बत्तख है। देखो, बत्तख नंबर 1, बत्तख नंबर 2, बत्तख नंबर 3, ये हो गई 3 बत्तख। अब मैं इंक चेंज कर रहा हूँ, इसे समझ लीजिएगा। इस बत्तख के आगे कितनी बत्तखें हो गई, 2। दूसरा कलर ले लेते हैं। इस बत्तख के आगे पीछे कितनी हो गई, 2। एक कलर और सही आपके लिए, और वो रहा ये, इसके एक इधर और एक इधर, यानी कि कितनी बत्तखों की ज़रूरत है, 3 बत्तख इस पेयर को परफॉर्मेंस कर सकती हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो आई होप कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस एक बेहतरीन तरीके से आप सीख और समझ रहे होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक करें, पसंद नहीं आए हैं तो डिसलाइक करें। जैसी आपकी प्रतिक्रिया बनती है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
निम्नलिखित में से उसे चुनिएगा जो अन्य विकल्पों से आपका भिन्न है। तो विषम वाला चुनिएगा। देखिएगा इसकी लाइंस ये और ये आमने सामने वाली, इसकी चलिएगा ये आमने सामने वाली, इसकी चलिएगा ये आमने सामने वाली, लेकिन देखिएगा इसकी आमने सामने वाली कैसी हो गई, अपोजिट हो गई, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट वन, एक जूते में हमेशा होता है तो जूते में सदैव क्या होता है, फीता नहीं ले सकते, चमड़ा नहीं ले सकते, जीभ नहीं ले सकते, सोल हमेशा होता है, क्योंकि सभी जूतों में फीते नहीं होते, सभी जूते चमड़ों के नहीं होते और सभी जूतों में जीभ तो होती नहीं है, इसलिए सभी जूतों में क्या होता है, सॉल जरूर लगा होता है, बिना सॉल के जूता नहीं होगा। ये था आपका रीजनिंग का सेशन। आपको कैसा लगा, आप इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और होमवर्क का क्वेश्चन जो दिया गया था उसका आंसर अवश्य दें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।